Hello and welcome. I'm Raj Rai and you are watching English with Raj Rai Soni. Today, I am pleased to present one of the most awaited lectures, a detailed and exam-focused explanation on pronoun and question tag error detection. Thank you for your patience and continued interest in this topic. In today's session, I'll be covering every important rule and concept that commonly appears in the exam. So stay tuned, take notes, and let's master this together. लेट्स स्टार्ट अवर सेशन नाउ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोनाउन के टाइप्स को जहन में रखना होगा। प्रोनाउन के टाइप्स जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर 1 2 3 2 3 1, प्रोनाउन के केसेस नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस एंड पॉसेसिव केस, उसके साथ प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये सारे हमें जहन में रखने होंगे। हमें ये भी जहन में रखना होगा कि प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट किस तरह होता है, और ख़ास तौर पर हमें जहन में रखना होगा नाउन, बिकॉज प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेप होता है वो नाउन को पढ़ना होता है, नाउन को समझना होता है, तब जाकर हम प्रोनाउन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले सेंटेंस से। हमारा पहला सेंटेंस है The audience showed their appreciation with a standing ovation. सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट के पार्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट का पार्ट मेन सब्जेक्ट, ऑडियंस जो है, जो मेन नाउन यहाँ पर है वो कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स को शो करते हैं। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ पीपल को शो कर रहा है। और कलेक्टिव नाउन का ये रूल है कि अगर कलेक्टिव नाउन का काम यूनाइटेड किया गया हो, अगर कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव एक काम कर रहे हो, तो उनके साथ हम प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, या उनके साथ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। और हम इस सेंटेंस को जब देख रहे हैं, द ऑडियंस शोड देयर अप्रिसिएशन विद ए स्टैंडिंग ओवेशन, यहाँ पर हमने पार्ट बी में हमने देयर अप्रिसिएशन लगाया है। जबकि हम अपने सेंटेंस को देख रहे हैं तो ऑडियंस मिलकर एक काम कर रही है, ऑडियंस मिलकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। जब ऑडियंस मिलकर एक काम कर रही है तो फिर उसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव को प्रेफर करते हैं। तो हम यहाँ पर देयर की जगह इट्स लगाएंगे ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो सके, क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, जब कलेक्टिव नाउन मिलकर एक काम कर रहा होगा, तो उसके साथ हम प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर करेक्शन के लिए हम देयर की जगह इट्स लगाएंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज The audience showed its appreciation with a standing ovation. Let's move to the next sentence. जैसा कि कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं, जूरी भी कलेक्टिव नाउन है, कमेटी भी कलेक्टिव नाउन है, पार्लियामेंट भी कलेक्टिव नाउन है, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। और जब मैंने आपको अभी बताया है कि जब ये सारे मिलकर कलेक्टिव काम करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इनका काम डिवाइडेड हो तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन को प्रेफर करते हैं। जैसा कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ज्यूरी का जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो चुका है। ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, उनका ओपिनियन अलग अलग है। जब उनका ओपिनियन अलग अलग है तो वो डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर वर और देयर का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये डिवाइडेड ना हो और अगर ये एक ही ओपिनियन को शो कर रहे हो तो फिर यहाँ पर हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे या सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट आफ्टर 3 days ऑफ डेलिब्रेशन। ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया 3 days की डेलिब्रेशन के बाद में। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर सेंटेंस में ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया है। जब ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया है तो वो कलेक्टिव वर्डिक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से वो उनका जो वर्डिक्ट है वो कलेक्टिव वर्डिक्ट है। इनका वर्डिक्ट डिवाइडेड नहीं है। अगर इनका वर्डिक्ट डिवाइडेड नहीं है तो फिर यहाँ पर भी हम देयर की जगह इट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक यूनाइटेड काम को शो कर रहा है। कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड होता तो फिर हम वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर एक्शन को शो कर रहा है, वो ग्रुप के काम को यूनाइटेड शो कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर देयर की जगह इट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द ज्यूरी गेव its verdict after 3 days of deliberation.
सेंटेंस नंबर 3, इट विल बी अस हु विल हेल्प हिम बाय अ न्यू हाउस। हमें जहन में रखना चाहिए कि विल बी एक लिंकिंग वर्ब है। बी वर्ब्स जिस तरह से इज, एम, आर, वाज, वर, बी, इनके बाद में अगर दूसरी कोई वर्ब ना आए तो फिर वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इस सेंटेंस में भी इट विल बी अस हु विल हेल्प हिम बाय अ न्यू हाउस, यहाँ पर इट विल बी अस में विल बी एक लिंकिंग वर्ब है। और जब लिंकिंग वर्ब का हम यूज करते हैं तो उसके बाद हमें नॉमिनेटिव केस लगाना होता है। नॉमिनेटिव केस जैसा कि आई, वी, यू, दे। एक्यूजेटिव केस जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, मी, अस, ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। और जब हम बी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस लगाना होता है। सो द करेक्शन विल बी इन पार्ट ए, इट विल बी वी हु विल हेल्प हिम बाय अ न्यू हाउस। ये हम होंगे जो उन्हें नया घर खरीदने में हेल्प करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू सेंटेंस नंबर 4, दिस इज बिटवीन यू एंड आई। दिस इज बिटवीन यू एंड आई। सुनने में सेंटेंस अच्छा खासा ठीक लग रहा है, कोई एरर नजर नहीं आ रही, लेकिन बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और ग्रामर के रूल के मुताबिक प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो इस सेंटेंस में दिस इज बिटवीन यू एंड आई में सी पार्ट में एरर है आई में, बिकॉज आई एक सब्जेक्टिव केस है और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की नीड है। सेंटेंस नंबर 5, यू एंड वी विल बी ट्रीटेड बैडली। इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें प्रोनाउन का ऑर्डर ज़हन में रखना होगा। प्रोनाउन के ऑर्डर्स होते हैं 1 2 3 2 3 1। जब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो फिर हमें पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर को जहन में रखना होता है। जब कभी ऐसा कोई काम जो नेगेटिव काम को शो कर रहा होता है तो फिर सबसे पहले हम अपनी गलती को मानते हैं, सबसे पहले हम खुद को रखते हैं। उसका जो रूल का ऑर्डर होता है वो 1 2 3 होता है। और जब कभी कोई अच्छा काम होता है तो पहले हम दूसरे को रखते हैं, फिर खुद को रखते हैं, 2 3 एंड 1। और इस सेंटेंस में यू एंड वी विल बी ट्रीटेड बैडली, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव काम को दिखा रहे हैं। मतलब एक अच्छा काम नहीं हुआ है, एक बुरा काम हुआ है, हमने कुछ गलत किया है और हमें क्या किया जाएगा, हमें बुरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो जब ये सेंटेंस हमारा शो हो रहा है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि प्रोनाउन की जो एरर है वो सही है कि नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्रोनाउन का ऑर्डर होता है 1 2 एंड 3। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और जब भी यहाँ पर हम प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में वो 1 2 एंड 3 करेंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वी एंड यू विल बी ट्रीटेड बैडली। हम यू को पहले नहीं रखेंगे, हम तुम्हें पहले नहीं रखेंगे। अगर कोई गलत काम हुआ है तो हम सबसे पहले वी को रखेंगे कि हमने ये काम किया है। सो वी एंड यू विल बी ट्रीटेड बैडली विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नंबर 6, हिज ब्रदर एंड ही हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ये कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसलिए फिर से हम प्रोनाउन के ऑर्डर को देखेंगे। कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई पॉजिटिव काम हो रहा हो तो वहां पर हम प्रोनाउन का ऑर्डर 2 3 एंड 1 इस्तेमाल करते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की जगह पर कोई नाउन आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में काउंट होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा है हिज ब्रदर एंड ही हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। अगर हम ऑर्डर को देखें तो हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हिज ब्रदर क्योंकि पहले नाउन आ गया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए, उसके बाद हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन को प्रेफर किया है। तो हिज ब्रदर एंड ही हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। सो प्रोनाउन के ऑर्डर को समझने के लिए मैं सम अप करता हूँ फिर से। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, अगर कोई काम नेगेटिव दिखाया गया हो तो फिर वहाँ पर हम स्टेटमेंट का जो ऑर्डर यूज़ करते हैं प्रोनाउन का वो 1 2 एंड 3 होता है। अगर काम पॉजिटिव दिखाया गया हो तो वहाँ पर हम 2 3 एंड 1 को प्रेफर करते हैं। नंबर 7, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। हम सेंटेंस कहते हैं जैसा कि I have done my best in the examination, you have done your best in the examination। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन दो इस्तेमाल हुए हैं, you and I, तुमने और मैंने मेरा बेस्ट एग्जामिनेशन में दिया है।
जब इस तरह के सेंटेंस हम आते हैं जहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दोनों मिलकर आते हैं, तो वहाँ पर प्रोनाउन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारा अवर है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अगर खाली मेरा बेस्ट होता तो मैं लिखता माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अगर तुम्हारा बेस्ट होता तो तुम लिखते यू हैव डन योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पर बेस्ट दिया है तुमने और मैंने, तो हम दोनों ने मिलकर जब अपना बेस्ट दिया है तो हमने अपना बेस्ट दिया है। वी हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। नंबर 8, neither Iraj nor me was aware of the deadline। हमें ये कॉमन रूल तो जहन में होगा कि वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। अगर वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है तो फिर चलो इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। Neither Iraj nor me was aware of the deadline। was यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है और वर्ब से पहले हमें सब्जेक्टिव केस को लगाना होता है, और वर्ब से पहले was से पहले हमने जो प्रोनाउन जो हमने लगाया वो है मी, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसे सब्जेक्टिव केस करने के लिए हम लगाएंगे आई। Neither Iraj nor I was aware of the deadline। This will be the correct sentence। Number 9, the storm destroyed everybody and everything who stood in its path। सेंटेंस ठीक लग रहा है कि हम एवरीबॉडी पर्सन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस जुमले में एंटीसीडेंट्स दो हैं, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। एवरीबॉडी पर्सन को शो करता है इसलिए हम हु लगाएंगे तो सेंटेंस इज ओके, लेकिन थिंग के लिए हम हु को प्रेफर नहीं करते, थिंग्स के लिए हम विच को प्रेफर करते हैं। अगर मैं कहूँ द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु स्टूड इन इट्स पाथ, अगर मैं एवरीबॉडी को लेता हूँ तो हु यहाँ पर ठीक है। अगर मैं एवरीथिंग को देखता हूँ तो ये सेंटेंस गलत है, मुझे विच लगाना पड़ता है। जब यहाँ पर दो एंटीसीडेंट आ जाएं तो हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं दैट को। एवरीबॉडी के लिए हु लगाना और एवरीथिंग के लिए विच लगाना, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हम साथ में यूज़ नहीं कर सकते। जब सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट्स आ जाएं तो हम वहाँ पर दैट को यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट स्टूड इन इट्स पाथ। Number 10, whom you believe is responsible for the mess। इस सेंटेंस को बहुत ही इजी करके समझते हैं। पहले की तरह यू बिलीव यहाँ पर एक क्लॉज है जो कि कंप्लीट है, लेकिन इसका जुमले में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तुम सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, किसने ये मेस क्रिएट किया है, इस मेस का रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर हम देखें तो आप यू बिलीव को इस जुमले से डिस्कार्ड करके आप देखें कि इस यहाँ पर एक वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। हुम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, हमें जुमले में नीड है सब्जेक्टिव केस की, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हु यू बिलीव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। अगर इसको हम बहुत ईजी करना चाहें तो आप सपोज करें कि उसने ये काम किया है, वो ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस काम के लिए, वो इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैस, तो आप क्या कहेंगे, हिम कहेंगे या ही कहेंगे। रेस्पॉन्सिबल कौन है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैस, नॉट हिम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की नीड है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की नीड। नंबर 11, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस। नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नन का मतलब होता है ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, मतलब बहुत से लोगों में से कोई भी नहीं। बोथ का इस्तेमाल होता है टू आउट ऑफ टू के लिए, दो में से दो। नीदर का इस्तेमाल होता है ज़ीरो आउट ऑफ टू, और ऑल का इस्तेमाल होता है मैनी आउट ऑफ मैनी, मतलब सारे के सारे। और सेंटेंस में हमारे पास है कि कैंडिडेट्स में से किसी भी कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई। सो मतलब किसी भी कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई तो मतलब नन का मतलब है ज़ीरो, और ज़ीरो के लिए हम प्रोनाउन जो प्रेफर करते हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन।
सो करेक्शन जो हम करेंगे वो हम सी पार्ट में करेंगे। नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। जब हमें कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जेंडर क्लियर नहीं है। हम यहाँ पर हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब जेंडर क्लियरिफिकेशन की बात हो रही है तो फिर हम ज़्यादा प्रेफरेंस जो देंगे वो हम मेल को देंगे। सो हिज एप्लीकेशन बी करेक्ट। नंबर 12, वन शुड रिमेन लॉयल टू हिज कंट्री इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और वन के लिए जो पॉजिटिव केस होगा वो वंस होता है। वन कोई भी जेंडर को फॉलो नहीं करता है। जैसा कि मैं कहूँ कि आई शुड रिमेन लॉयल टू माई कंट्री, यू शुड रिमेन लॉयल टू योर कंट्री, ही शुड रिमेन लॉयल टू हिज कंट्री, और इसी तरह से वन शुड रिमेन लॉयल टू वंस कंट्री। वन किसी भी जेंडर को फॉलो नहीं करता और वन का पॉसेसिव केस वंस होता है। जिस तरह से आई का पॉसेसिव केस माई होता है, यू का पॉसेसिव केस योर होता है, वी का पॉसेसिव केस अवर होता है, इसी तरह वन का पॉसेसिव केस वंस होता है। नंबर 13, ही बोथ एक्ट्स एंड डायरेक्ट्स। इस जुमले में कोई भी एरर नहीं है, डोंट वरी, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली साउंड एंड करेक्ट। बोथ का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ वेज में करते हैं, लेकिन बोथ का इस्तेमाल हम टू नाउन्स की, टू एडजेक्टिव्स की और टू वर्ब्स की कॉम्बिनेशन को एम्फेसिस करने के लिए भी करते हैं। नाउन्स की एम्फेसिस करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ही इज बोथ अ डायरेक्टर एंड एक्टर, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। एडजेक्टिव के लिए मैं कह सकता हूँ कि इट वॉज बोथ कोल्ड एंड हॉट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ब को अगर मैं वर्ब की दो कॉम्बिनेशन को, टू वर्ब्स की कॉम्बिनेशन को अगर मैं एम्फेसिस करने के लिए बोथ का इस्तेमाल करूँ तो वो भी करेक्ट है। ही बोथ एक्ट्स एंड डायरेक्ट्स, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि ऑल ऑफ देम वाज इनवाइटेड। याद रखिएगा कि ऑल के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों यूज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग कि हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर ऑल के साथ यूज हुआ सेंटेंस जो है वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो फिर हम सिंगुलर वर्ब, जबकि प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस सेंटेंस में ऑल ऑफ देम वाज इनवाइटेड, उनमें से सभी को इनवाइट किया गया था। यहाँ पर मीनिंग प्लूरल की मीनिंग है, सबको इनवाइट किया गया था, मतलब एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो गलती है वो सी पार्ट में मिस्टेक है, और सी पार्ट को करेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे ऑल ऑफ देम वर इनवाइटेड, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन 15, ऑल आई नीड आर ए लिटिल पीस एंड क्वाइट। लिटिल पीस एंड क्वाइट ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो लिटिल पीस एंड क्वाइट ही है। घर में सब कुछ कैसा है? ऑल इज वेल। घर में सब लोग कैसे हैं? ऑल आर वेल। सब लोग कैसे हैं तो मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं तो हमने कहा ऑल आर वेल। सब कुछ कैसा है? अनकाउंटेबल थिंग है, हमने लगाया ऑल इज वेल। इसी तरह ये कह रहा है क्या चाहिए मुझे बस पीस एंड क्वाइट चाहिए। दोनों अनकाउंटेबल थिंग्स है। यहाँ पर जो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑल आई नीड इज अ लिटिल पीस एंड क्वाइट। नंबर 16, ऑल ऑफ माई लगेज आर पैक्ड। मेरा सारा सामान पैक हो चुका है। ऑल ऑफ माई लगेज आर पैक्ड, ऑल के बाद में जो वर्ड यूज हुआ है सब्जेक्ट के फ्रेज में वो लगेज हुआ है। लगेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सही होगा ऑल ऑफ माई लगेज इज पैक्ड, नॉट आर पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 17, बोथ ऑफ माई हैंड्स आर एम्प्टी। बोथ का हम यूज करते हैं दो में से दो के लिए, टू आउट ऑफ टू। हमारे पास दो ही हाथ होते हैं और दो एक से ज़्यादा को कहते हैं, सो मतलब मीनिंग जो है वो प्लूरल है, और जो हमारा वर्ब भी यूज़ होगा वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। बोथ हम दो के लिए यूज़ करते हैं तो हैंड्स के लिए बोथ मैंने इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल ठीक है। और बोथ क्योंकि एक से ज़्यादा को कहते हैं तो हमने आर भी लगाया तो वो भी ठीक है। तो सेंटेंस में नो एरर, सेंटेंस ग्रामेटिकली परफेक्ट है। नंबर 18, नन ऑफ माई हैंड्स आर एम्प्टी। नन का हम इस्तेमाल ज़ीरो आउट ऑफ मैनी करते हैं। बहुत सी चीज़ों में, बहुत से लोगों में कोई भी नहीं, ज़ीरो। ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, तब हम नन का यूज़ करते हैं। और हमें तो पता है मेरे हाथ खाली हैं, ठीक है। माई हैंड्स अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ही हाथ हैं। अगर मेरे पास दो हाथ हैं तो उसके लिए दो के लिए जो मुझे सेंस देना है वो देना है ज़ीरो आउट ऑफ टू,
और 0 आउट ऑफ 2 के लिए, 2 में से 0 के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो नीदर होता है, ना कि नन होता है। तो हम लगाएंगे नीदर ऑफ माई हैंड्स। लेकिन नीदर अगर हम लगाएंगे तो नीदर भी 0 की मीनिंग देता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब होगा सिंगुलर। तो हम लगाएंगे नीदर ऑफ माई हैंड्स इज एम्प्टी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ अस हैव अ मैप। हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है ईच के साथ। ईच हर एक को कहते हैं और एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। हम में से हर एक के पास मैप है। हर एक के पास, जब हम एक की मीनिंग यूज़ कर रहे हैं, जब हम वन का यूज़ कर रहे हैं तो वन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में है एंड द करेक्शन विल बी ईच ऑफ अस हैज़ अ मैप। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20, वी ईच हैव अ मैप। जैसा कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा है, हमने ईच के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्योंकि हमारा ईच सब्जेक्ट है, ऑफ अस हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और हम हमेशा जो वर्ब हमारी होती है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, तो हमने ईच के साथ हैज़ का यूज़ किया है। नंबर 21, नीदर ऑफ द बॉयज नो द वे। नीदर का इस्तेमाल हम दो के लिए करते हैं, मतलब दो में से कोई भी नहीं, और सेंटेंस कह रहा है कि दो में से किसी को भी रास्ता मालूम नहीं है। देयर आर टू बॉयज और किसी को भी रास्ता मालूम नहीं है, मतलब हमारे पास दो बॉयज़ हैं और दोनों को रास्ता मालूम नहीं है। जब हम नीदर का यूज़ करते हैं तो नीदर की मीनिंग होती है 0 आउट ऑफ 2, और जब 0 है तो उसके लिए हम वर्ब का जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। और यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में एरर है। अगर हमारा नीदर जो है वो सिंगुलर को शो करता है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर को शो करेगी। हम नो के बजाय नोज लिखेंगे ताकि हमारी वर्ब एग्री करे सब्जेक्ट के साथ। नीदर ऑफ द बॉयज नोज द वे। हम बॉयज़ को देखकर जो है वो वर्ब को नहीं लगाते, हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री करना चाहिए। नंबर 22, हु डू यू वांट टू स्पीक टू। इस सेंटेंस में भी एक बहुत ही कॉमन एरर है। हमें पता है कि हु सब्जेक्टिव केस है और हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और इस सेंटेंस में अगर हम इसकी मीनिंग निकालना चाहे उर्दू में भी, जैसा कि मैं कहूँ कि आपको किससे बात करनी है, और अगर आप जवाब रखना चाहें ही और हिम दोनों से कंपेयर करके, तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू स्पीक टू ही, आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम, आई वॉन्ट टू स्पीक टू शी, आई वॉन्ट टू स्पीक टू हर। आपको पता लग रहा है कि जो इसमें बिल्कुल फिटिंग और जो सूटेबल जो वर्ड इसमें है वो ऑब्जेक्टिव केस वाला वर्ड होगा। सो हमें यहाँ पर जो नीड है वो ऑब्जेक्ट की नीड है। हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। सो हमारी करेक्शन यहाँ पर होगी होम डू यू वांट टू स्पीक टू, या आप लिख सकते हैं टू हुम डू यू वांट टू स्पीक। दोनों ही करेक्ट है। सो जो हमारी एरर है वो पार्ट ए में है। नंबर 23, वी हैव टू सिमिट्स हियर, हु डू यू वांट। हमारे पास दो सिमिट्स हैं। सिमिथ एक प्रॉपर नाउन है, एक नाम है किसी शख्स का, लेकिन हमारे पास उस शख्स के दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब दो शख्स हैं, दो पर्सन हमारे पास हैं, दोनों का नाम स्मिथ है। आपको दोनों में से कौन सा चाहिए? जब हम चॉइस की बात करते हैं तो पर्सन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं विच। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वी हैव टू स्मिथ्स हियर, विच डू यू वांट। नंबर 24, विच नोज द फार्मूला। किसको फार्मूला आता है, किसको फार्मूला याद है? यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है, विच में। विच का इस्तेमाल हम तब शख्स के साथ करते हैं, तब पर्सन के साथ करते हैं जब हमारे पास चॉइस हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन पोज कर रहे हैं कि आप में से किसको फार्मूला याद है। जब फार्मूला याद होने की बात है तो वो किसी इंसान को याद होगी, और हम यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं दे रहे, हम पूछ रहे हैं किसको फार्मूला याद है। तो इस सेंस में पर्सन के साथ हम हु का यूज़ करेंगे, ना कि विच का यूज़ करेंगे। नंबर 25, विथ हु डिड यू गो। इसमें एरर स्पॉट करना बहुत ईजी है। हमने पहले ही पढ़ा है दिस इज़ बिटवीन यू एंड आई ना होके दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का केस ऑब्जेक्टिव आता है। इसी तरह इसमें भी विथ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन का केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो करेक्शन होगी
With whom did you go? Number 26. I sent her the photos. ये सेंटेंस बहुत ही ईजी लग रहा है, बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकती, लेकिन इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो वर्ब का एक्शन रिसीव करती है, जैसे आई सेंट द फोटोज़। इसमें द फोटोज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वो चीज़ है जो भेजी गई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो शख्स है जिसके लिए ये एक्शन किया गया, यानी जिसको ये चीज़ दी गई। जैसे आई सेंट बिल द फोटोज़, इसमें बिल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो रिसिपेंट है, वो इसको ले रहा है। अब रूल सुनिए, जब सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आई सेंट बिल द फोटोज़, यहाँ बिल पहले फिर द फोटोज़, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन हो जैसे इट, देम या हिम, तो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। इस केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को वर्ब के बाद फौरन लिखा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फोर का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे आई सेंट दीज टू बिल, यहाँ देम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए वो पहले आया और बिल के साथ टू यूज हुआ। अब हमारा सेंटेंस देखें, आई सेंट हर द फोटोज़, इसमें हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द फोटोज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि द फोटोज़ एक नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन नहीं, और एक वर्ड ऑर्डर भी रूल के मुताबिक है, वर्ब फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ग्रामेटिकली परफेक्ट, नो एरर। नंबर 28. द मैन हु आई सॉ टोल्ड मी टू कम बैक टुडे, वो आदमी जिसको मैंने देखा उसने कहा कम बैक टुडे। इस सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, द मैन टोल्ड मी टू कम बैक टुडे। द मैन सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, टू कम बैक टुडे नाउन फ्रेज। ये सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है। द मैन टोल्ड मी टू कम बैक टुडे। अब कौन से आदमी ने कहा? वो आदमी जिसको मैंने देखा। द मैन हु आई सॉ। अब यहाँ पर हु आई सॉ पार्ट में आई हमारा सब्जेक्ट जबकि सा हमारा वर्ब हो गया। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा whom। द मैन whom I saw told me to come back today। वो आदमी जिसको मैंने देखा उसने मुझे कहा कि कम बैक टुडे। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है, हमें who की जगह whom लगाना है क्योंकि हमें ज़रूरत ऑब्जेक्ट की है, ना कि सब्जेक्ट की। नंबर 29. All the apples which fail are eaten by the pigs। बहुत ही ईजी एरर है, हमें याद रखना है कि ऑल, नन, एवरीथिंग, एनीथिंग, इन सब के साथ और जैसा कि सुपरलेटिव्स के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, ना कि which का। सो करेक्ट हमारा सेंटेंस होगा ऑल द एप्पल्स दैट फेल आर ईटन बाय द पिग्स। नंबर 30. वन मस्ट डू हिज बेस्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं, आई मस्ट डू माई बेस्ट, यू मस्ट डू योर बेस्ट, ही मस्ट डू हिज बेस्ट और वन मस्ट डू वंस बेस्ट। वन के लिए जो पॉजिटिव है वो होगा वंस। वन मस्ट डू वंस बेस्ट। नंबर 31. हैव ईदर ऑफ यू वॉच्ड दिस मूवी। सेंटेंस बहुत ही ईजी है, एरर फाइंड करना बहुत ही आसान है। एरर बिल्कुल पार्ट ए में हमारे है, बहुत ही करीब है। ईदर एक ऐसा वर्ड है जिसके मीनिंग है वन आउट ऑफ टू, दो में से एक। जब दो में से एक की बात हो रही हो तो हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है, तो हम ईदर के साथ लगाएंगे हैज़। हैज़ ईदर ऑफ यू वॉच्ड दिस मूवी। नंबर 32. नीदर ऑफ द टू मेन वर रिलायबल। इसमें एरर फाइंड करना भी ईजी है। टू मेन की बात हो रही है, दो आदमी। दो आदमी के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। और नीदर का मतलब है ज़ीरो आउट ऑफ टू, दो में से कोई भी नहीं, नॉट एनी वन। और जब हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर। तो एरर जो हमारी वो बी पार्ट में है और करेक्शन हमारी होगी नीदर ऑफ द टू मेन वाज रिलायबल। नंबर 33. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन दिस। बहुत ईजी है। वन का मतलब होता है एक, और इसी तरह जैसा कि हमने पिछला सेंटेंस किया है, एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं
तो यहाँ पर करेक्शन हमारी होगी सी पार्ट में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ डन दिस। नंबर 34, ऑल दीज पेन्स आर देयर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब ऑल की बात आएगी तो हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग प्लूरल है या सिंगुलर है। ऑल दीज पेन्स आर देयर्स, ये सारी पेन उनकी हैं। इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है क्योंकि पेन्स की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है और हमने आर का यूज़ किया है, और दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली साउंड एंड करेक्ट। नंबर 35, नन ऑफ द टू एक्यूजेशंस इज ट्रू। नन का इस्तेमाल हम ज़ीरो आउट ऑफ मैनी के लिए करते हैं। जब ज़्यादा में से कुछ भी नहीं तब हम इस्तेमाल करते हैं नन, लेकिन यहाँ पर लिखा पड़ा है टू एक्यूजेशंस। जब दो की बात हो रही हो और दो में से कोई भी नहीं तो नन की जगह हम नीदर का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। नंबर 36, द थ्री ब्रदर्स quarreled विथ ईच अदर। बहुत ही पैसे पूरे कि दो के लिए हम यूज़ करेंगे ईच अदर, और जब दो से ज़्यादा की बात हो तो हम यूज़ करेंगे वन अनदर। हमारी एरर पार्ट सी में है, द थ्री ब्रदर्स quarreled विथ वन अनदर। नंबर 37, देयर इज़ नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। जैसा कि पहले मैंने कहा, ऑल के साथ, सुपरलेटिव के साथ, एनीथिंग, समथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी, इन सब के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं, ना कि हु का या विच का। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नंबर 38, he introduced to the principal as the coordinator of the project. उसने प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने किसको इंट्रोड्यूस करवाया? दिस इज द क्वेश्चन। उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ और सेल्स लगाते हैं। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। इस तरह से हमें दूसरी भी पॉइंट नोट करनी चाहिए कि इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और यहाँ पर ही सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड आपका वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल। सो हमारी जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है। नंबर 39, शी वोर द सेम ड्रेस विच शी हैड वोर्न एट द वेडिंग। पहले ही रूल पढ़ चुके हैं, ऑल के साथ, नन के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ द सेम के बाद जो that क्लास लगाएंगे। आता है उसके She wore साथ the same dress that she had worn at the wedding. The error lies in part B. Number 40. This is the same boy that herself reported the theft. The same, उसके साथ हमने that लगाया, this is perfect. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं लड़के की, बॉय की। जब हम बॉय की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोनाउन जो लगाना पड़ेगा वो ही से रिलेटेड लगाना पड़ेगा। अगर गर्ल की बात होती तो हम शी से रिलेटेड प्रोनाउन का यूज़ करते। सो द करेक्शन विल बी इन पार्ट बी। दिस इज द सेम बॉय दैट हिमसेल्फ रिपोर्टेड द थेफ्ट। तो गाइज, हमने आज 40 प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने रूल्स और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ और प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग एरर डिटेक्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।